तुषार, लोकेश, लोकेश, यस मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस लोकेश यस मैम। अच्छा ठीक है। आज बेटा मैं आप लोगों को इस लेसन में बहुत इम्पोर्टेंट लेसन के साइड में आपको पैराग्राफ दिए हुए हैं ना, मैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को आज होगी, और आज अगर वो पूरे नहीं हो पाएंगे तो मैं कल भी आपको बंद करवाऊंगी, ठीक है? और कल मैं आप लोगों को इस लेसन के क्वेश्चंस भी दूंगी। एक्चुअली मैं थोड़ा अपनी स्पीड अभी इसलिए भी कम कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ नहीं कदम मिला रहे हो, आप लोग पीछे चल रहे हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों को देख करके अपना स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ रही है। तो जो है ना, रिटन वर्क जो है मेरे पास अभी काफी बच्चों का नहीं आया है। कल मैंने आप लोगों को रात को भी रिमाइंडर डाला था। अब टाइम बे टाइम हम हर समय आप लोगों को ही याद करते रहते हैं और कोई दूसरा काम ही नहीं है। बस जब टाइम लगता है तभी तुम लोगों के लिए ही जो है ना मैसेज छोड़ते हैं या तुम ही लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। 40 तो आप लोग देख लें कि आपकी स्पीड कैसे और आप लोगों की लॉयल्टी कैसी है और आप लोग कितने सिंसियर हैं, इस बात का आप नजर लगा सकते हैं। एक ही बच्चे को इतनी बार मैसेज करना पड़ता है, तो आप देख सकते हो कि भी इस समय पर कैसी सिचुएशन चल रही है और उस समय पर हम आप लोगों के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो है रिटन वर्क अगर आपका साथ साथ कंप्लीट होकर के आए तो मैं आपको अभी आपका जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका रिटन वर्क तो बस 5-6 बच्चों का ही है, और तो 7 जो है उसको कंप्लीट किए हुए कम से कम मुझे 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन कम से कम हो गए हैं जहाँ तक मुझे है याद, और अभी तक उसका रिटन वर्क पूरा नहीं आया मेरे पास। तो सो दैट अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा ना वेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना काम मुझे जल्दी से जल्दी करके भेज दीजिए। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक करवाने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपके साथ में ना कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी। आप लोग, वैसे मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप अपनी बुक सामने लेके बैठा करो, लेकिन अब वही बात है ना कि हमारे पास 40 मिनट होते हैं। इस 40 मिनट्स में मैं अगर अब आपकी बुक्स देखने लगूं या आप लोगों से इस तरह से जो है ना आप लोगों को देखने लगूं या बात करने लगूं तो फिर मेरा काम रुक जाता है। तो मैं आप लोगों से जो है ना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ, जैसा मैं बता रही हूँ, आप वैसा काम करते चलेंगे। आप लोगों के साथ में मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, आप लोग जो है ना इनको देखेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे देखो, आप लोगों को स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है? स्क्रीन पर आप लोगों को पिक्चर नजर आ रही है? हाँ बोलो। यस मैम। अच्छा, यस ये जो मैम। कार्टून बेटा, ये एक कार्टून है, ध्यान से समझ लेना फिर, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि आप लोगों के लिए पिक्चर्स वाले क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं। ये पिक्चर आपको जो नजर आ रही है, ये एक कार्टून शंकर, उन्होंने ये पिक्चर बनाई थी। इस पिक्चर में आपको दो चीजें आप देख सकते हैं। एक चीज तो आप इसमें, ये जो 1962 में या 1950s के टाइम पर चाइना के साथ जो इंडिया की पॉलिसी थी, आपको पता है इंडिया ने चाइना के साथ में डुलमुल पॉलिसी बनाई थी उस समय पर। माने कि हम कहीं पर भी जो है ना अपनी किसी नीति को लेकर के बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड नहीं थे। माने बिल्कुल अपना जो पक्का इंतजाम जो होता है ना वो हमने नहीं किया था, और उसका खामियाना हम लोगों ने भुगता था 1962 के वॉर में।
आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक पिक्चर आपके सामने यहाँ नजर आ रही है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये जवाहरलाल नेहरू हैं और इनको पकड़ के खींचा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिसी वो चाइना के साथ एडॉप्ट कर रहे थे उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा यहाँ पर एक और बात आप कह सकते हैं, वो ये है कि जिस डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू भगदड़ मचा रहे थे या बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, उसके लिए, और वो जो एक डंडा उनके हाथ में है, तो वो एक तरीके से डोमिनेशन को शो कर रहा है, वो एक जो है ना एक मतलब पावर को शो कर रहा है। तो इसलिए जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है ना आप लोगों को समझ लेनी है और ये पिक्चर जो है ना आपको रिप्रेजेंट करनी है। आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी चीजें हैं बेटा, आप गूगल पर भी इनको सर्च कर सकते हैं कि क्या इसका मतलब निकलता है, अलग अलग जो है ना लोगों के व्यूज क्या है इसके बारे में, ये चीजें भी आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है ना आप लोग दूसरी पिक्चर देखेंगे। जो दूसरी पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको, वो क्या है हाँ, जो दूसरी पिक्चर है बेटा वो देखते हैं हम। इसमें इस पिक्चर को देखो ध्यान से। इस पिक्चर में एक इलेक्शन कमेटी है और वो इलेक्शन कमेटी जो है वो एक छत के ऊपर बिठा रखी है। इसमें जो नीचे नाम लिखे हुए हैं, आपको नजर आ रही है ना पिक्चर? पिक्चर नजर आ रही है लोकेश? यस मैम। हाँ, तो इसमें जो है ना एक इलेक्शन कमेटी बनी हुई है और इलेक्शन कमेटी के ऊपर जो है ना लोग बैठे हुए हैं। इस नीचे जो है ना कार्टून में बेस में लिखा हुआ है कि ये लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं ना वो इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं और वो कौन कौन से मेंबर्स हैं वो इसमें लिखा हुआ है। और नीचे जो ये लोग खड़े हुए हैं ना, एक्चुअली अब देखो ये क्या है कि इलेक्शन कमेटी को क्या काम सौंपा गया था। इलेक्शन कमेटी को काम सौंपा गया था कि वो इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन के लिए टिकट देने का काम, माने कि अपने कैंडिडेट्स को जो है ना सीट दे, अपने कैंडिडेट्स को टिकट देनी थी। समझ रहे हैं ना कि मतलब पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। तो ये टिकट देने का काम जो है वो इलेक्शन कमेटी को सौंपा गया था। और जो नीचे ये इतनी सारी भीड़ खड़ी है ना, ये क्या है, ये वो सारे लीडर्स हैं जो जो टिकट चाहते थे, जो टिकट की डिमांड कर रहे थे इलेक्शन कमेटी से। ठीक है, तो ये पहले इलेक्शन की पिक्चर पर ऐसे डिसाइड करें कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो कांग्रेस की तरफ से टिकट जो है वो किसको दिया जाए, माने पार्टी कैंडिडेट कैसे चूज किया जाए, ये वो पिक्चर है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम अगली पिक्चर। इस पिक्चर में देखेंगे आप चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, इस पिक्चर में चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग कौन कौन से हैं और किस तरीके से जो है ना कौन से जो है ना मेथड्स एडॉप्ट किए गए थे वो इसमें आप लोगों को बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो ये बैलेट पेपर का सिस्टम शुरू किया था, जो साइड में आपको एक एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है कि बैलेट पेपर का, कि उसमें जो है ना पहले तो कैंडिडेट का नाम होता था और उसके साथ जो है ना फिर एक फोटो बनाई जाती थी, सिंबल बनाया जाता था कि जो उस कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता था। तो क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए जो है ना हमें नाम के साथ जो है ना वो पिक्चर बनानी पड़ती थी कि जो लोग पढ़ने नहीं जानते थे, जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो लोग जो है वो इन पिक्चर्स को जो है इन पिक्चर्स को, इन तस्वीरों को, इन सिंबल्स को देख करके वोट कर सकते थे। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बैलेट पेपर का ये इस्तेमाल था। एंड ए सैंपल ऑफ द बैलेट पेपर यूज्ड फ्रॉम द 3rd to the 13th जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। अब आप ये देख रहे हो ना कि मैडम ये तो 3rd to 13 जनरल इलेक्शंस लिखा है, तो फर्स्ट और सेकंड इलेक्शन कैसे हुए थे? तो फर्स्ट और सेकंड इलेक्शन में केवल पीस ऑफ पेपर दिया जाता था, उस पर जो है ना वो चिन्ह लगाया जाता था। उसमें मतलब ये बैलेट पेपर भी जिस तरीके का ये बनाया हुआ है उस तरीके का बैलेट पेपर भी नहीं दिया जाता था। फर्स्ट इलेक्शन में जो है ना वो केवल जो है ना वो सिंबल बनाए जाते थे। ठीक है, उन सिंबल पर ही जो है ना आपको आपको जो है ना वो उसको फोल्ड करके क्या कहते हैं, स्टैंप लगा के फोल्ड करके उसको बैलेट बॉक्स में डालना होता था। ये समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद देखेंगे कि these days we use an electronic voting machine to record voter preferences, but that is not how we started.
आजकल तो हम जो है ना ईवीएम स्टार्ट करते के थ्रू जो है ना वोट करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला हमारा वोटिंग हुआ था वो ईवीएम से नहीं हुआ था। फर्स्ट और सेकंड इलेक्शन जो है ना वो कैसे हुआ था, सिर्फ सिंबल्स के बेस पे हुआ था। सेकंड जो मैंने आपको बताया, थर्ड से लेकर 13 तक हमने बैलेट पेपर इस्तेमाल किया था, और उसके बाद जो है ना हमने हमने क्या इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ईवीएम मशीन्स को यूज किया था। तो ये ईवीएम मशीन्स जो है वो आजकल जो ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज की जाती हैं वोट डालने के लिए। तो आफ्टर द फर्स्ट टू इलेक्शन दिस मेथड वाज चेंज्ड। इसको मैं पूरा पढ़ दूं आप लोगों के लिए एक बार। These days we use an electronic voting machine to record voter preferences, but that is not how we started. In the first general election, it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate with the election symbol of that candidate, है ना। तो क्या था इसमें कि in the first general election it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate। माने कि जो है ना, जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, तो 4 कैंडिडेट के लिए 4 बक्से रख दिए गए, 4 बॉक्स रख दिए गए, और जो है ना उस बॉक्स के ऊपर जो है ना उसका इलेक्शन सिंबल बना दिया गया। तो वोटर जो जिसको वोट देना चाहता था वो उसके बॉक्स में जाकर के वो पीस ऑफ पेपर जो है ना वो स्टैंप लगा के डाल दिया करता था। ईच वोटर वाज गिवन अ ब्लैंक बैलेट पेपर। मैंने बताया ना अभी आपको कि उसको ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था, विच दे हैड टू ड्रॉप इनटू द बॉक्स ऑफ द कैंडिडेट दे वांटेड टू वोट फॉर। जिसको वोट देना चाहते थे वो उसके डिब्बे में डाल दिया करते थे। अबाउट 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए फर्स्ट इलेक्शन में 20 लाख डिब्बे इस्तेमाल किए गए थे। ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम पंजाब डिस्क्राइब्ड हाउ ही प्रिपेयर्ड द बैलेट बॉक्सेस। Each box had to have its candidate symbol both inside and outside। मतलब वो जो डब्बे थे उसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है ना उस कैंडिडेट के सिंबल होने चाहिए, एंड आउटसाइड ऑन ईदर साइड। और जो है ना बाहर की तरफ जो है ना वो दोनों तरफ में उसके सिंबल होने चाहिए ताकि वो विजिबल रहे। हैड टू बी डिस्प्लेड द नेम ऑफ द कैंडिडेट। और फिर उस पर जो है नाम भी लिखा हुआ होगा कि इसमें उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में। अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, और फिर पोलिंग स्टेशन कौन सा है और पोलिंग बूथ कौन सा है। माने इतनी सारी इंफॉर्मेशन उस डिब्बे के ऊपर लिखी जाती थी। द पेपर सील विद द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और जो पेपर सील थी, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर लिखा हुआ होता था, उस पर वो जो है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर को साइन करना होता था। जैसे आज भी अगर हम वोट करने जाते हैं तो हम जो है ना वोट करने जब जाते हैं तो जो है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वहां पर होते हैं वो हम जब अपनी पर्ची उनको देते हैं तो वो हमसे साइन करवाते हैं, और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी साइन करते हैं। in its place at the other end by means of a wire, signed by the presiding officer, had to be inserted in the token frame, and its window closed by its door, which had to be fixed in its place at the other end by means of a wire। और वायर के मीन्स जो वायर से जो है ना वो विंडो बनाई गई थी, उस विंडो से जो है ना ये सारा काम करवाया जाता था, और उसको एक तार से जो है ना वो कनेक्ट किया गया था। ऑल दिस हैड टू बी डन ऑन द डे प्रीवियस टू द वन फिक्स्ड फॉर पोलिंग। टू फिक्स सिंबल्स एंड लेबल्स द बॉक्सेस हैड फर्स्ट टू बी रब्ड with sandpaper or a piece of brick. I found that it took about 5 hours for 6 persons, including my 2 daughters, to complete this work. All this was done at my house। तो आप ये जो है ना ये फर्स्ट जो हमारा इलेक्शन हुआ था ये उसकी कंडीशन बताइए। आफ्टर द फर्स्ट टू इलेक्शन दिस मेथड वाज चेंज। नाउ द बैलेट पेपर कैरीड द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, एंड अदर वोटर वाज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे वांटेड टू वोट फॉर। This method worked for nearly 40 years, and after that 2004 में इलेक्शन कमीशन ये चेंज हुआ और ईवीएम जो है ना वो यूज किया जाने लगा। अब अगला जो है ना हम पिक्चर देखेंगे। अगली पिक्चर है बेटा, ये है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन इंडिया। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, क्योंकि आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन इंडिया पेज नंबर 33 पर है ये। इसको देखेंगे हम कि एज अर्ली एज इन 1957 जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 का, उसमें भी आपने देखा था ना कि 16 सीट्स मिली थी सीपीआई को, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली थी। द कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला। अब जब 1957 का इलेक्शन हुआ था तो उस समय पर जो है कांग्रेस को हरा दिया। यहाँ पर 126 सीट में से 60 सीट्स जो है वो किसको मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी।
इसके अलावा 5 इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे उनके पास, माने तो 60 + 5 कितने हो गए, 65 हो गए। और यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो कौन से थे, EMS नंबूद्रिपद। EMS नंबूद्रिपद, ही वाज द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेटिव पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी। और यहाँ पर फिर जो है पहली बार 1957 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी। एंड ये एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। क्यों? क्योंकि पहली बार वर्ल्ड में कोई कम्युनिस्ट पार्टी, किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट बनाई थी। माने डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स तो कई देशों में थी इससे पहले, लेकिन कहीं पर भी जो है ना डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होल्ड नहीं किए जाते थे। पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट करके और फिर गवर्नमेंट बनाई गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाई थी। और 1957 में ये पहला इंसिडेंट हुआ था। अब क्या हुआ था कि कांग्रेस जब हार गई पहला इलेक्शन, तो कांग्रेस को हार बर्दाश्त नहीं हुई और कांग्रेस ने कोशिश की कि यहाँ किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी को नीचे गिराया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को हटाया जाए। फिर क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी on losing power in the state, the Congress party began a liberation struggle. Liberation struggle माने मुक्ति, मुक्ति करने का, माने कि ना फ्री कराने का एक मूवमेंट उन्होंने शुरू किया अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। The CPI had come to power on the promise of carrying out radical and progressive policy measures. अब देखो यहाँ पर सीपीआई को किस लिए लोगों ने चूज किया था, उनको किस लिए इलेक्ट किया था, इस पार्टी को इसलिए इलेक्ट किया था कि यहाँ के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि यहाँ सीपीआई रेडिकल माने तीव्र, तेज और जो है ना प्रोग्रेसिव मेजर्स, पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। The communists claimed that the agitation was led by vested interest and religious organizations in 1959. अब जो क्या हुआ था कि जो कांग्रेस ने 1959 में क्या किया कि यहाँ की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया, हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया और उस पर एलिगेशन लगा दिया, और एलिगेशन लगा करके उसको जो मतलब आर्टिकल 356 था, आर्टिकल 356 के अंडर जो है ना क्या था कि आर्टिकल 356 के अंडर जो है गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट था, ये पावर थी उसके पास में कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकती है कि अगर उसको ये लगे कि गवर्नमेंट जो है स्टेट की वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है तो, और उस पर जो है ना ऐसे आरोप लगाए जा सकते थे। तो ये जो धारा 356, आर्टिकल 356 इम्पोज किया गया था और केरल की गवर्नमेंट को हटाया गया था। EMS नंबूद्रिपद, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला, उसको हटा दिया गया था। ये इंसिडेंट जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इवेंट रहा। This event was a very controversial event क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 356 को इंटरप्रेट किया गया था कि आर्टिकल 356 के अंडर जो है ना इसको गवर्नमेंट को हटाया गया, लेकिन जबकि आर्टिकल 356 जो है एक्चुअली उसमें ये इंसिडेंट या जो मतलब इस तरह की जो बातें थी वो शामिल नहीं थी, उसको इंटरप्रेट किया गया था, माने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए उसका अलग मतलब निकाल लिया गया था, ये इसका मतलब है। तो EMS नंबूद्रिपद ये यहाँ के लीडर थे। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कब गवर्नमेंट बनाई थी केरला में फर्स्ट टाइम, ये बताया जा सकता है। फिर पहली कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट कब और कहाँ बनी थी जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू बनाई गई थी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत जो है यहाँ की गवर्नमेंट को रिमूव किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक इसीलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को इसमें से 1 मार्क के कई क्वेश्चंस बन जाएंगे कि जो ये पैराग्राफ में क्वेश्चंस दिए गए, ये पैराग्राफ में जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ अब जो है ना हम लोग देखेंगे बच्चों, वो एक और जो है पिक्चर है, वो पेज नंबर 34 पर है और वो है सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी की जो ये पिक्चर है इसको हम देखेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
सोशलिस्ट पार्टी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना कि सोशलिस्ट पार्टी जो है वो एज ए फैक्शन काम कर रही थी कांग्रेस के विद इन कांग्रेस ये पार्टी काम कर रही थी, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ हम देखेंगे कि द ओरिजिन्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी कैन बी traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era। मतलब ये हुआ कि प्री इंडिपेंडेंस एरा, स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले का जो पीरियड था उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एमर्ज हो चुकी थी और उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल में। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, it was formed in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian Congress। माने वो ये चाहते थे कि ज्यादा रेडिकल एंड इगैलिटेरियन, माने कि यूनिफॉर्म, सबके लिए इक्वल राइट्स वाली, सबको इक्वलिटी जो है प्रोवाइड करने वाली एक ऐसी पार्टी जो है वो बनाना चाहते थे। तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1934, दैट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज फॉर्म्ड एंड इट वर्कड विद द कांग्रेस। ये कांग्रेस के साथ इसने काम किया, कांग्रेस के साथ ही ये काम करती रही। लेकिन 1948 में क्या हुआ कि 1948 में कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट किया कि पहले क्या होता था बच्चों कि एक मेंबर जो है वो किसी दो पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ले सकता था। जैसे कि अब ये कितना अटपटा लगेगा आपको आज ये बात सुनने में कि एक कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस का भी मेंबर हो सकता है एंड ही कैन बी अ मेंबर ऑफ बीजेपी ऑल्सो। तो एक जो है मेंबर वो दो डुअल मेंबरशिप ले सकता था, पहले ऐसा होता था। लेकिन जो है ना 1948 में जो है क्या हुआ, 1948 में इस में एक अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि अब कोई भी मेंबर जो है वो डुअल मेंबरशिप नहीं ले सकता है, प्रिवेंट किया गया, माने उनको रोक दिया गया कि दे कैन नॉट हैव डुअल पार्टी मेंबरशिप, और अब वो केवल एक ही पार्टी की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोज हु वर इन फेवर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, नाउ द टाइम हैज कम टू मूव फ्रॉम द कांग्रेस एंड नाउ दे wanted to make a separate party। अब इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि नाउ अब देखो, पहले जो पार्टी थी ना उसका नाम था नेशनल कांग्रेस, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन अब जो 1948 में पार्टी बनी थी उसका नाम था केवल सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी 1948 में बनाई गई। द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉस्ट मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस पार्टी को जो है कभी भी इलेक्शन में बहुत अच्छा जो है ना रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस इरादे से और जिस कारण से इस पार्टी को बनाया गया था, वो जो है मंसूबे, वो इरादे कभी भी पूरे नहीं हो पाए। इसका मतलब ये हुआ कि दोज हु सपोर्टेड द सोशलिस्ट पार्टी वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज द पार्टी हैव नो achievement, had no results till then। फिर क्या हुआ कि although the party had presence in most of the states of India, हर स्टेट में जो है ना, ज्यादातर स्टेट में इसकी प्रेजेंस थी, माने इसकी मेंबरशिप थी। लेकिन it could achieve electoral success, so the socialists believed in democratic। ये डेमोक्रेटिक सोशल से चलाई जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग, मतलब सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो कैपिटलिस्ट को फेवर करती है, कांग्रेस और लैंडलॉर्ड्स को फेवर करती है, ऐसा उस पर इल्जाम लगाते थे, ऐसा उसको क्रिटिसाइज करते थे, ऐसा उसको कहा जाता था, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने सोशलिस्ट पार्टी के सामने एक बहुत ही असमंजस थी कि 1955 में कांग्रेस ने अपने जो लक्ष्य था, अपना जो गोल था वो निर्धारित किया और ये कहा कि हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं।
माने वी वांट टू मेक अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से जो है ना, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना एक गोल निर्धारित कर दिया कांग्रेस ने, तो इस समय पर जो है ना, फिर सोशलिस्ट पार्टी का कोई जो है ना अस्तित्व ही नहीं रहा। फिर सोशलिस्ट पार्टी का जो है ना, अपने आप में जिस पर्पस से ये बनाई गई थी वो पर्पस ही नहीं रहा। Thus, it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress. अब कांग्रेस के सामने वो एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज कांग्रेस ने खुद ही अपना लेक्चर जो है वो सोशलिज्म को बना लिया था। मैम आपकी आवाज सर क्लियर राम नहीं मनोहर आ रही। लोहिया, तो जैसे राम मनोहर लोहिया, हाँ क्या बोल रहे हो? मैम आवाज क्लियर मैम नहीं आ आवाज रही। क्लियर नहीं आ रही है। एक बोलो। मैम आवाज क्लियर अब तो ठीक। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आनी चाहिए। अब आई है? यस मैम। अब आप ये देखें, लोबिटेंस बना लिया कि वो अब कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। और इसी तरीके से अशोक मेहता, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे। तो सम अदर्स लाइक अशोक मेहता एडवोकेटेड अ लिमिटेड कॉपरेशन विद द कांग्रेस। ठीक है, इसमें आगे जो है ना, आपको बहुत सारे कुछ लीडर्स के नाम लिखे गए हैं और कुछ जो है ना पार्टीज के नाम लिखे गए हैं, जो कि सोशलिस्ट पार्टी में बाद में मर्ज हो गई थी। इसके बाद आपको जो है ना, इसी में एक ये येलो बॉक्स में लिखा नरेंद्र, कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी के ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। मैम आवाज नहीं आ रही। बोलो, आवाज आई है मेरी? अभी भी नहीं आ रही। हेलो, हाँ अभी? मैम कट रही है। थोड़ा सा ना नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अब कट रही है ना, वो नेटवर्क इश्यू हो रहा है बेटा, है ना? चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ। हाँ, नेट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, है ना? मैं फिर से बता देती हूँ कि राम मनोहर फिर दोबारा टाइम शुरू हो गया। इम्पोर्टेंट मेहता जो, आपकी आवाज भी कट के आ रही है मेरे पास, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो? हेलो भाई, इंजेक्शन भी तेरी पोचा किधर रहेगा? ठीक है भाई, जल्दी देगा। हाँ, डायलिसिस के अंदर ही है, बाहर नहीं हूँ मैं। वहीं पर बोल लिए भूप सिंह राठी नाम से। क्यों हो गया? मैम किसी का माइक म्यूट है। मैं देख रही हूँ, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। ये किसका स्पीकर ऑफ है? वैष्णवी ऑन है? डायलिसिस के अंदर एंट्री नहीं है। वैष्णवी। मैंने इसको बंद कर दिया है। वैष्णवी, एक इसमें और जो है पैराग्राफ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पापा ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा बाहर है, इंजेक्शन लेके दिया हुआ है। भाई आप लोग अपने ये स्पीकर, फिर तो ना देते हैं। हाँ जी, अभी ये जो पिक्चर में आपको
आपको दिखा रही हूँ बेटा, इस फोटो को देखो, है ना। तो ये पीआरआई क्या था, ये थी रिवॉल्यूशनरी पार्टी, नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, ये नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो थी, ये फाउंडेड इन 1929 एज नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी एंड लेटर रीनेम्ड, इसको फिर बाद में इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी कहा जाने लगा था। The PRI in Spanish exercised power in Mexico for almost 6 decades. ये जो PRI थी, इस PRI ने मेक्सिको में लगभग जो है वो 6 decades माने 60 years, 6 decades माने 60 years तक जब इन्होंने रूल किया। It represented the legacy of the Mexican Revolution. इसने मैक्सिकन रिवॉल्यूशन की जो लीजेसी थी, मतलब विरासत जो थी, इसको मिली थी। ओरिजिनली पीआरआई वाज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंटरेस्ट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स। जो पीआरआई थी, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स, लेबर एंड पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी थी, तो उसमें भी बहुत सारी जो है ना पार्टीज का कॉम्बिनेशन था। तो इसी तरीके से ये जो पीआरआई थी, ये भी बहुत सारी पार्टीज का एक मिक्सचर था। Over a period of time, Plutarco Elias Silis, the founder of PRI, was able to capture the organization and thereby the government. उसने क्या किया, बाद में इस पीआरआई को अपने पास मतलब कैप्चर कर लिया माने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया, और इस तरीके से गवर्नमेंट पे भी उसका कंट्रोल हो गया। Elections were held at regular intervals and it was the PRI which won every time. और हर बार जो है ना इस तरीके से जो है ना वो पीआरआई ही जीतती रही। Other parties existed in name only so as to give the ruling party greater legitimacy. जो अदर पार्टीज थी ना, वो अदर पार्टीज भी थी, लेकिन जो है ना वो जो पार्टीज थी वो पार्टी जो है ना वो केवल इसलिए उनको रखा गया था कि वो जो है जो दूसरी जो पीआरआई है, वो उस पीआरआई को जो है ना मतलब ऐसा प्रूव करे, ऐसा साबित करे कि पीआरआई इज मोर लेजिटिमेट पार्टी। मतलब उनका अस्तित्व है, वो है वहां पर, बट उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। मतलब वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पीआरआई एक ज्यादा लेजिटिमेट पार्टी है, पीआरआई को लोग चूज कर रहे हैं, लोग उसको इलेक्ट कर रहे हैं, लोग उनको उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि पीआरआई इज द मोस्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट या बहुत अच्छी जो पार्टी है वो ये है। The electoral laws were operated in a manner so as to ensure that PRI always won. जो इलेक्टोरल प्रोसेस था उसको हर बार चेंज कर दिया जाता था, किसलिए चेंज कर दिया जाता था कि ताकि केवल पीआरआई हर बार जीत जाए, ताकि हर बार पीआरआई गवर्नमेंट जो है, पीआरआई की जो पार्टी है वो ही जीते। तो इसीलिए इलेक्शंस के जो सिस्टम था, जो इसका जो रूल्स रेगुलेशंस थे, उन्हीं को बदल दिया जाता था। और इलेक्शंस वर ऑफन रिग्ड माने उस पर जो है ना क्या बोलते हैं उस पर उसको मैनिपुलेट कर लिया जाता था, उसको जो है ना क्या बोलते हैं जैसे पोलिंग बूथ्स को कैप्चर कर लिया जाता है, उसको जो है ना अपने तरह वोट फेवर जाते हैं, इस तरीके से सब कर। इट्स रूल वाज डिस्क्राइब्ड एज अ परफेक्ट डिक्टेटरशिप। मतलब उसका जो रूल था, कह तो ये डेमोक्रेसी थे, कहते तो ये अपने आप को डेमोक्रेटिक थे, लेकिन था क्या, था ये परफेक्ट dictatorship. It was a perfect dictatorship. Finally, the party lost in the presidential elections held in 2000. Mexico is no longer a one-party dominated country. ठीक है, अब मेक्सिको में चेंज हो गया है। नाउ मेक्सिको इज नो लॉन्गर अ वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री। लेकिन जो टैक्टिक्स अडॉप्टेड बाय द पीआरआई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डोमिनेंस हैड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन जो सिस्टम इन्होंने एडप्ट किया था पीआरआई ने उस समय पर, उसके इफेक्ट्स, उसका वो डेमोक्रेसी, द सिटीजंस yet to develop full confidence in the free। अभी तक भी मतलब वहां के लोग जो है वो सदमे में है, अभी तक भी वहां के लोग जो है वो डेमोक्रेसी में अपना पूरा आस्था या विश्वास या भरोसा नहीं बना पाए हैं, और अभी तक भी उनको इलेक्शंस पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। तो ये तो आपके बॉक्सेस का काम था जो मैंने आज आपको बताना था। ठीक है, अभी इसके बाद जो है ये और जो 2-3 पैराग्राफ रह गए हैं, ये मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगी। अभी एक बात और आप लोगों को जो बतानी है वो ये है कि इस पैराग्राफ्स के साथ में जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो ये दिया हुआ है ना, जैसे बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर,
इसमें दिया है आपको पेज नंबर 35 पर। इसमें बेटा आपको बहुत सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको थोड़ा मोटा मोटा तो आपको पता ही है, लेकिन जो है ना आप लोग इतना भी इसको इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या उनकी पोजीशन थी, पॉलिटिकल पोजीशन उनकी क्या थी और क्या उन्होंने रोल प्ले किया था, ये पता होना चाहिए। तो लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर जस्टिस टू द दलित स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल, ही वाज फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये आपको ध्यान रखना है, ही वाज फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेटर फाउंडेड द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और बाद में उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी बनाया था। प्लान द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी प्लान किया था उन्होंने। He was member of Viceroy's Executive Council और during the Second World War. He was the chairman of the drafting committee of the Constitution and he was a lawyer by profession. Minister in Nehru's first cabinet after independence resigned in 1951 due to differences over the Hindu Code Bill. 1951 में लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था, और रिजाइन करने का कारण क्या था कि इनको जो है ना इनके डिफरेंसेस हो गए थे हिंदू कोड बिल पर के इश्यू पर, जो है ना अदर लीडर्स के साथ में। अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन 1956, और 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया था विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और इनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स भी इसमें शामिल हो गए थे। इसके बाद कुछ और एक दो चीजें हैं जो आपको बतानी है मुझे। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पेज नंबर 32 पर राजकुमारी अमृत कौर के बारे में है। ज्यादा नहीं याद रखना है आपको, बस इतना ही याद रखना है कि ये एक फ्रीडम फाइटर थी और गांधीयन फिलोसफी में विश्वास करती थी, और जो है ना ये कपूरथला को बिलोंग करती थी। एंड जो है ये एक रिलीजन फ्रॉम हर मदर, ये मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट मिनिस्ट्री, जो इंडिया की फर्स्ट मिनिस्ट्री थी उसमें ये कौन सी मिनिस्टर बनी थी, ये हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। और ये हेल्थ मिनिस्टर जो है वो आज भी हमारे देश में हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, तो ये जो मिनिस्ट्री है वो आज भी हमारे देश में कंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा, अब पेज नंबर 30 पर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दो तीन बातें तो आप हर एक चीज में लिख सकते हो कि दैट ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, ये तो आपको पता ही है ना, लिख दोगे। तो अबुल कलाम ओरिजिनल नेम था इनका अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद, और ही वाज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, फ्रीडम फाइटर थे एंड कांग्रेस लीडर, और कांग्रेस लीडर थे। एंड ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है क्या बोलते हैं मानते थे। और ये जब ये पहली हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें ये फर्स्ट कैबिनेट में क्या थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये जो है ना आपके लिए 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, ये इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। और ये जो क्या बोलते हैं, आपने राजकुमारी अमृता कौर के बारे में पढ़ा, तो ये राजकुमारी अमृत कौर जो है ये कौन सी थी, ये क्या थी, हेल्थ मिनिस्टर। और जो है ना ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ये पहले कौन से थे, क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, अब इसके साथ जो है ना आपका एक और है इसमें पेज नंबर पर, यहाँ पर जो है पेज नंबर आप देखेंगे, जो फर्स्ट पेज है आपका, जो चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है 27 पर, यहाँ पर आप जो है ना ये देखेंगे कि इन इंडिया हीरो वर्शिप plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country। माने इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना उसको हीरो पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो हीरो पॉलिटिक्स यहाँ पे कहा जा रहा है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ जो मतलब जो क्या बोलते हैं हीरो टाइप पॉलिटिक्स है ना वो इतनी मतलब जबरदस्त है कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होगा। बट इन पॉलिटिक्स हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। इसका क्या मतलब है, हीरो वर्शिप इज ए श्योर रोड, मतलब ये अगर आप किसी हीरो को पूजा कर रहे हैं और आप उसके जो है ना फॉलोअर बन रहे हैं तो ये एक ऐसा श्योर रोड है कि जो आपको डिग्रेडेशन की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको हीरोगिरी नहीं देखनी है, आपको काम देखना है।
ये एक कटाक्ष कहा जा सकता है। मैंने आपसे बताया था कि नेहरू जी को चैरिस्मेटिक लीडर कहा जाता था। ही वाज पॉपुलर अमंग द कांग्रेस, ही वाज पॉपुलर अमंग द होल नेशन। तो यहाँ पर एक जो क्या बोलते हैं सरकास्ट जो है ना कहा जा सकता है, एक सटायर हो सकता है जवाहरलाल नेहरू के प्रति, कि अगर आप किसी हीरोगिरी को जो है ना फेवर कर रहे हैं और जो है ना किसी लीडर को जो है ना आप हीरो की तरह से जो है ना मतलब कि वो सब कुछ कर देगा और आप उसको जो है ना ब्लाइंडली आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो है ना आपके लिए एक तरीके से डिक्टेटरशिप या जो है ना ये जो हीरोगिरी है ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अच्छा अभी आप लोग मुझे अटेंडेंस देंगे। आज बच्चे कम आए हैं क्लास में, आई एम नॉट हैप्पी। आज बच्चे क्लास में कम है, ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं तो खुश नहीं हूँ इस बात से। और कुछ जो है ना अभी आप लोग मीटिंग लीव नहीं करेंगे, एक बच्चा और भी चला गया, मीटिंग लीव नहीं करेंगे। मैं अभी आप लोगों को देख रही हूँ यहाँ पर कौन कौन बच्चा है। जिनका मैं नाम लूंगी बस वही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अमीशा मीटिंग लीव कर सकते हो। अमीशा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का काम कंप्लीट कर लेना। अंकित रोहिला, अंकित रोहिला, अंकित रोहिला, अंकित तुम लीव कर सकते हो, अंकित का काम बिल्कुल सही चल रहा है। आर्य प्रिया, आर्य प्रिया अभी पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है ना, लीव करो, लीव करो। दीपांशु, दीपांशु तुम्हारा काम थोड़ा सा स्पीड कम हो रही है भाई। दीपांशु अभी पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है ना। दीपिका लीव करो बेटा, आपका काम सही चल रहा है। दिशांत, दिशांत का काम जो है वो देखती हूँ मैं, एक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर रहता है इसका। गौरव, गौरव का भी पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है। आप लोग यहाँ तक लीव कर जाओ। हितेश बजाज, हितेश तुम्हारा पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है। कनिष्का, कनिष्का का काम बिल्कुल अपडेट है, वेरी गुड। कनिष्का लीव कर जाओ। कनिष्का के बाद आता है लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाँ बेटा लीव कर जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी का काम जो है इसमें पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है। लक्ष्मी, लोकेश गोडियाल, लोकेश तुम्हारा काम जो है वो पॉलिटिकल का रहता है बेटा। हाँ पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है, हिस्ट्री का पूरा हो गया। मानसी, मानसी तुम्हारा भी पॉलिटिकल का रहता है। मुस्कान आपका काम बेटा, मुस्कान का काम पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है ना। मुस्कान यादव आपका भी पॉलिटिकल का एक चैप्टर है। नैन्सी यहाँ तक निकल जाओ बेटा। नैन्सी आपका एक चैप्टर रहता है। नैन्सी, नैन्सी पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है। निकिता, निकिता का भी एक चैप्टर पॉलिटिकल का रह गया है। पीयूष बेटा तेरे बारे में बिल्कुल सब खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, कुछ रिप्लाई नहीं करता, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल सांप सूंघ गया हो। है थोड़ा बहुत तो कुछ सोचा कर, थोड़ा बहुत तो काम करो बेटा। हाँ करो काम अपना कंप्लीट। ठीक, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना का काम बिल्कुल ठीक है। मैम लीव कर दें? प्रार्थना का सारा काम पूरा है। हाँ लीव कर जाओ बेटा। प्रीति, प्रीति का पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है। प्रिंस राणा का काम बिल्कुल कंप्लीट है। प्रियांशु का काम पीछे है। प्रियांशु तेरा हिस्ट्री का काम अभी नहीं आया मेरे पास। राधिका, राधिका का काम, राधिका का पॉलिटिकल का एक चैप्टर है। हाँ भेज देगा तब देखूंगी। ठीक है, राधिका दुआ का भी पॉलिटिकल एक चैप्टर रहता है। हाँ रितु, रितु का भी एक चैप्टर पॉलिटिकल का रहता है। रौनक, रौनक का काम बिल्कुल पूरा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शिल्पी, शिल्पी का काम एक पॉलिटिकल का रहता है चैप्टर। सुशांत, सुशांत का भी एक पॉलिटिकल रहता है। तन्नु, तन्नु का काम, तन्नु का भी पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है। तन्नु तुम्हारा हिस्ट्री का भी चैप्टर नहीं आया ना अभी? हिस्ट्री का चैप्टर नहीं आया, चैप्टर 7 काम करके भेजो जल्दी। कल भेजूंगी। ठीक है मैम। कल क्यों? कल क्यों, आज क्यों नहीं? तिशा, आज तिशा, तुषार सुहाग का काम ठीक है। तुषार सुहाग
पॉलिटिकल का एक चैप्टर रहता है। तिशा तुम्हारा सिर्फ पॉलिटिकल का ही रहता है ना चैप्टर एक? यस मैम, हिस्ट्री का भेज दिया था। हाँ, तुषार त्यागी तुम्हारा पॉलिटिकल का एक चैप्टर रह गया है। उषा का भी रहता है, उषा का काम रह गया है पॉलिटिकल का एक चैप्टर। और उषा तुम्हारा हिस्ट्री का भी चैप्टर नहीं आया अभी। वैष्णवी का भी एक चैप्टर पॉलिटिकल का रहता है। नहीं, वैष्णवी का सारा काम अपडेट है बेटा, पूरा काम है आपका। विशाखा, विशाखा आपका काम जो है वो एक चैप्टर पॉलिटिकल का रहता है। बेटा लीव करो सभी बच्चे।